सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सुबह सवेरे के साथ मैं हूँ साजिद हुसैन। मज़बूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं तरक्की पर, खुशहाली पर। कोशिश करते हैं हम आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दें और वैल्यूएबल गेस्ट से भी हम आपको मिलवाएं, वो बता सकें कि पाकिस्तान में तरक्की, खुशहाली कैसी जा रही है। और बहुत सारे हमारे नौजवान बाहर जाने का सोच रहे हैं, बाहर कितनी अपॉर्चुनिटी है। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि अदर कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, स्पेशली आज़रबाईजान में क्या हो रहा है, बाकू में क्या हो रहा है, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पर। वहाँ के लोग पाकिस्तानियों के लिए कितना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, इस पर भी आज हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि हमारा मुल्क तरमीम पर तरमीम किए जा रही है हमारी असेंबली, लेकिन आम आदमी के लिए कितनी चीज़ों पर सब्सिडी दी जाएगी, इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, सैयद असलम परवेज़ साहब को हमने अगेन मदू किया। सर खुश आमदीद। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह करम, शुक्र। आप सुनाएं। ज़बरदस्त। असलम परवेज़ साहब, बहुत सारे नौजवान मायूस हैं और अभी जिसकी तालीम पूरी भी नहीं हुई वो कह रहा है जी मैंने बाहर जाना है। ऐसा ही है, वजह? बिल्कुल। बहुत शुक्रिया पहले तो साजिद भाई आपका कि कल भी आपने मुझे अपने लाइव ट्रांसमिशन में मदद किया और आज संडे है, सैटरडे को भी, संडे को भी, तो बहुत शुक्रिया पहले तो ये आपका। बात यह है कि असल में यहाँ जो वसाइल जो हमारे तालिब इल्म हैं जो पढ़ के यूनिवर्सिटी से और मुख्तलिफ इदारों से, टेक्निकल इदारों से फारिग हो रहे हैं, उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है पाकिस्तान में। कोई खाका नहीं है उनके सामने कि उनकी लाइफ, उनकी ज़िंदगी अगली जो उन्होंने गुजारनी है, उन्होंने तालीम अपनी मुकम्मल कर ली, जेस भी कर ली, गुरबत में कर ली, शाहाना तरीके से कर ली, जिस तरह से भी कर ली, लेकिन आगे उनका कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा ज़िंदगी गुजारने का, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए बात कर रहा हूँ। इसलिए कि थोड़ी सी हमारी, थोड़ी सी तो नहीं, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हमारी हुकूमतों की है। ठीक है, जो हुकूमत वक्त है और जितनी भी जो ये सियासी पार्टियां उसको सिस्टम को लेके चल रही हैं, उन्होंने अभी तक कोई, मैं समझ लो कि 2-2.5 साल हो गए, कोई जामे पॉलिसी अभी तक नज़र नहीं आ रही नौजवानों के हवाले से कि जो तालीम से फारिग होंगे उनको कहाँ कहाँ किन किन इदारों में हमने एडजस्ट करना है। अभी हाल ही में बस ये हुआ है थोड़ा सा कि सिंध गवर्नमेंट ने, जैसे कि मैं इस वक्त कराची में हूँ, तो सिंध गवर्नमेंट ने कुछ अभी ओपन की हैं अपनी जगहें जॉब के हवाले से, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि नाकाफ़ी है। इकबाल अडवाणी साहब पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन हैं और पूरी दुनिया में आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। मुतादिद बिजनेसेस हैं आपके, और आप इस वक्त हमारे साथ लाइन पर आ चुके हैं। आपसे भी पूछ लेते हैं कि पाकिस्तान का जो नौजवान है वो बाहर जाने को इस वक्त ज़्यादा तरजीह दे रहा है, और जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं, स्पेशल मिडल ईस्ट से लेके मलेशिया, आज़रबाईजान, वहाँ के लोग हमारे लिए क्या सोचते हैं या बिज़नेस के मौक़े कैसे हैं। और आप पाकिस्तान की मईशत और दुनियाई सियासत पर बड़ी आपकी गहरी नज़र रहती है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर खुश आमदीद कहेंगे इकबाल अडवाणी साहब। थैंक यू भाईजान, आपने मुझे इनवाइट किया सर। इकबाल अडवाणी साहब, स्पेशली पाकिस्तान का नौजवान मायूस, और वो कहता है जी बाहर जाना है, माँ बाप भी कहते हैं बच्चे को बाहर भेजना है। आज़रबाईजान, मलेशिया, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। मिडिल ईस्ट में तो हमारे लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं। मलेशिया एंड आज़रबाईजान हमारे लोगों के लिए कैसे हैं? देखिए, दोनों मुल्क बहुत अच्छे हैं। खास करके अजरबैजान का मैं कहूंगा कि मैं अभी अपना एक शोरूम भी खोल रहा हूँ बाकू के अंदर। अच्छा। तो अजरबैजान में यानी काफी अपॉर्चुनिटी है, छोटे बड़े बिजनेस के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। लाइसेंस पॉलिसी इनकी बहुत इजी है, फौरन लाइसेंस बन जाते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि दुबई के बाद अगर आज बिजनेस के हवाले से कोई चीज अट्रैक्ट कर रही है पाकिस्तानियों के लिए, खास करके पाकिस्तानी का मैं इसलिए कहूंगा कि पाकिस्तानी की यहाँ बहुत इज्जत है, काफी रिस्पेक्ट है। यहाँ तक कि आपको कहूँ कि मुझे कुछ दावतें हुई दोस्तों ने की वहाँ के अजरबैजान के लोगों ने,
तो जब मैं उनके घर गया तो उसमें उनके यहाँ पाकिस्तानी झंडे लगे हुए थे। अरे तो माशाल्लाह। पाकिस्तान के लिए यहाँ काफी अपॉर्चुनिटी है और बिजनेस में काफी, यानी जैसे समझे कि यानी बहुत जल्दी ऊपर आ रहा है। टूरिज्म बहुत दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यानी लास्ट ईयर की रिपोर्ट आ रही है 8 मिलियन यानी 1 करोड़ के करीब टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं और यहाँ की खुद की आबादी भी 1 करोड़ है और गवर्नमेंट यहाँ पर टूरिज्म को बहुत सपोर्ट कर रही है, टैक्स भी बहुत कर रहा है। अच्छा, मुझे लगता है यहाँ एक सॉरी business- खता कलामी के लिए माजरत, आपने अभी जिक्र किया कि बाकू और अजरबैजान और वहाँ के लोगों का वहाँ पे पाकिस्तानियों के लिए बड़ी दिल में जगह है। एक हर आम खास के माइंड में है दुबई जाना है, दुबई जाना है। आपका कहने का मकसद ये है कि अब अजरबैजान जाना है, तो वो जो वर्क वीज़ा है जो लोग कमाने के लिए जाते हैं वहाँ पे आसान कर देता हूँ मैं, मजदूरी के लिए जाते हैं या जो ऐसी जॉब्स हैं जिसको हम वो कहते हैं कि जी क्लर्क है, टेलीफोन ऑपरेटर है, तो क्या आसानी से ये मामलात उनके बन जाएंगे? देखिए, आपने कहा दुबई, देखिए दुबई का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। दुबई तो दुनिया की एक ऐसा सिटी है कि मुझे लगता है फर्स्ट सिटी आप दुनिया में कह सकते हैं। दुबई जितनी अपॉर्चुनिटी तो शायद दुनिया में आज की तारीख में कहीं है नहीं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। हर लिहाज से दुबई तो बहुत ही आगे है। हाँ, आप बाकू अजरबैजान के हवाले से आप जो बात कर रहे हैं वो मैं ये कहूंगा कि यहाँ काफी यानी बिजनेस पाकिस्तानी छोटे छोटे बड़े बिजनेस काफी लगा रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को यहाँ पर रोजगार मिलना शुरू हो गया है। यानी मैं इस तरह कहूँ कि जैसे अगर आपके पास कोई स्केल है, जैसे आपने कहा कोई प्लम्बर है, इस तरह की यानी जो चीजें एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में, उनके लिए फ्यूचर बहुत है वहां पर। लेकिन अभी वर्क परमिट वो इतनी ज्यादा जल्दी इशू नहीं कर पा रहे, क्योंकि जैसे से मुझे लगता है आगे जाके बिजनेस बढ़ेंगे, छोटे बड़े बिजनेस बढ़ेंगे तो मेन पावर उनको चाहिए होगा और मेन पावर में मुझे लगता है पाकिस्तान को बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन हर पाकिस्तानी यहाँ पर इजीली आ सकता है, 3 घंटे में, 1 दिन के अंदर 3-4 घंटे में ई वीजा मिल जाते हैं। यहाँ तक के पाकिस्तानी यहाँ पर बाय रोड भी आ सकते हैं और ये फ्यूचर में ये बहुत ही अच्छी जगह पाकिस्तानियों के लिए साबित होगी, क्योंकि यहाँ छोटे बिजनेस बहुत हैं। यानी लॉन्ड्री का बिजनेस हो गया, सालून बिजनेस हो गया, टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं, छोटे बिजनेस बहुत है, प्रॉपर्टी का बिजनेस बहुत अच्छा है। $60,000 में आपने अपनी जगह ली और आपको TRC मिल गई, यानी टेम्परेरी रेसिडेंट परमिट, फिर प्रॉपर्टी रेसिडेंस परमिट, आगे जाके परमानेंट रेसिडेंट परमिट बहुत इजीली मिल जाती है। यहाँ TRC के लिए थोड़ा वक्त लगता है, बिजनेस आप डाल सकते हैं छोटे बड़े। और सबसे बड़ी बात, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। तकरीबन 7 साल से यहाँ की करेंसी डीवैल्यू नहीं है, स्टेबल करेंसी है। एक बिजनेसमैन को तो यही चाहिए। अब एक आम आदमी का मैं आपसे, सॉरी कथा कलामी के लिए माजरत, एक आम आदमी का मैं आपसे सवाल पूछूं। आम पाकिस्तानी आदमी अक्सर ये सवाल पूछता है कि वहाँ महंगाई कितनी है, जो मैं कमाऊंगा वो बचेगा कितना, ऐसा ना हो कि वो जो मैं कमाऊं वहीं फिर घर पे क्या भेजूंगा। देखें, चीपेस्ट कंट्रियों में मैं इसको लूंगा बाकू को। यहाँ पर रेसिडेंस बहुत कम, कीमतें कम है। रेसिडेंस, खाना पीना, रहना बहुत ही चीप है। यानी बाकू यानी बहुत चीप है। आप यूं समझें कि 50-60 किलोमीटर दूर भी अगर आपको जाना है ट्रेन के अंदर, तो मुझे लगता है कि एक मन्नात का भी खर्चा नहीं होता। बस बहुत अच्छी है यहाँ पर, ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, ट्रांसपोर्ट बहुत चीप है। खाना पीना, जो मेन बेसिक चीज है तो क्या, एक ट्रांसपोर्ट होता है और रिहाइश होती है और खाना पीना, ये सब चीजें बहुत चीप है। पाकिस्तानी लोग काफी आ रहे हैं, छोटे छोटे बिजनेस भी डाल रहे हैं और जैसे जैसे पाकिस्तानी बिजनेस डालते रहेंगे तो 5 वर्क परमिट के ऊपर 5, अगर आपने स्टाफ यहाँ के लोकल 3 लोगों को अगर आपने यहाँ जॉब दी तो एक बंदा आप पाकिस्तान से भी बुला सकते हैं। तो मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और सबसे बड़ी बात, बाय रोड पाकिस्तान से लोग यहाँ आ सकते हैं और पाकिस्तानियों की इज्जत है और बिजनेस बहुत अच्छा है। और ट्रेड के हवाले से मैं बताऊं, ट्रेड का यानी कितना कह सकते हैं कि चाइना हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया और यूरोप को ये जोड़ता है। ये स्थिति, ये मुल्क जोड़ रहा है, यानी हर मुल्क से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं यहाँ से। और सबसे बड़ी बात, ऑयल और गैस रिच कंट्री है, तो यूरोप के अंदर ऑयल की सप्लाई यहाँ से हो रही है, गैस की सप्लाई यहाँ से हो रही है। फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। मुझे लगता है पाकिस्तानियों को यहाँ पर आना चाहिए, विजिट करें, बिजनेस देखें, बिजनेस बहुत है और आगे जाके वर्क परमिट भी पाकिस्तानियों के लिए इशू होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जैसे जैसे आपके बिजनेस बढ़ेगा यहाँ पर मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। इन फ्यूचर में काफी आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अच्छा, एक मेरा ये भी सवाल आप ले लें इकबाल अडवाणी साहब, पाकिस्तान हुकूमत के और अजरबैजान के देरीना ताल्लुकात रहे हैं, आप इस ताल्लुकात को फ्यूचर में कैसे देख रहे हैं? हमारे फॉरेन मामलात कैसे रहेंगे, चूँकि बांग्लादेश के लिए बर्फ़ पिघलना तो शुरू हो गई है।
देखिए, पाकिस्तान और अजरबैजान के ताल्लुकात बहुत ही अच्छे हैं। आपको मैं इस तरह एग्जांपल दूं कि जो इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर हुई थी उसमें तुर्की और अजरबैजान और चाइना, 3 मुल्क, बल्कि 2 मुल्क कहूंगा, तुर्की और अजरबैजान ने ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। पाकिस्तान के एयरफोर्स के यहाँ पायलट आके इनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। आपको पता होगा कुछ अर्से पहले पाकिस्तान के कुछ जहाज पाकिस्तान ने इनको दिए हैं, और मुझे लगता है टोटल 40 जहाज पाकिस्तान ने इनको फरोख किए हैं, जो आस्ते आस्ते यहाँ आएंगे, और पाकिस्तानी पायलट, पाकिस्तान की टीम इनकी ट्रेनिंग भी कर रही है। और जब शहबाज शरीफ आए थे तो आपने देखा इनका प्रोटोकॉल, यानी पाकिस्तान के ताल्लुकात मुझे लगता है दुनिया में अगर 4-5 मुल्क में जहां आप लेकर चले कि टॉप 5 कंट्री कौन से हैं जिससे पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, उसमें एक अजरबैजान आता है। तो पाकिस्तान के लिए बहुत फ्यूचर है, ताल्लुकात हमारे इस मुल्क से बहुत अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात, वीजा हमको फौरन मिल जाता है पाकिस्तानियों को। कितने मुल्क हैं दुनिया में जिसमें आपको 3 घंटे या 6 घंटे में वीजा मिलेगा? बहुत से कम कंट्री होंगे पाकिस्तान के लिए, लेकिन अजरबैजान एक वो कंट्री है जो पाकिस्तान को 5-6 एक दिन के अंदर वीजा दे देता है। अब तो पाकिस्तान के ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हैं जी। मेरा एक आखिरी सवाल, आपने एक ऐसी बात की कि आपने कहा वीजा फौरन मिल जाता है, लेकिन इकबाल अडवाणी साहब, वीजे की भी तो कैटेगरीज है ना? कौन से वीजा हैं जो हमें आसानी से मिल सकते हैं? देखिए, बिजनेस वीजा भी आप अप्लाई करते हैं तो मिल जाते हैं, और विजिट वीजा अगर हो तो मुझे लगता है बिजनेस वीजा फौरन मिल जाता है। अगर आप फाइलर अकाउंटेंट, आप फाइलर हो तो मुझे लगता है बिजनेस वीजा फौरन मिल जाता है। 1 महीने का वीजा होता है, 1 महीने में आप इधर आके स्टडी करें, आपके हो सकता है आप विजिट वीजा पे आए, आपको जॉब भी मिल जाए, और नहीं तो बिजनेस तो बहुत छोटे छोटे बिजनेस, यानी सबसे बड़ी बात है बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट से यहाँ बिजनेस लग रहा है। इसलिए मैंने कहा कि जो आपने कहा ना कि मायूस है जो नौजवान, तो मायूस लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ छोटे बिजनेस बहुत हैं, छोटे छोटे बिजनेस बहुत हो रहे हैं, क्योंकि टूरिज्म बढ़ता जा रहा है। आपने कोई जगह ले ली, हॉस्टल के नाम हॉस्टल बना लिया, छोटा से किराए पे दे दिया, यानी बहुत ब्राइट फ्यूचर है। मैं आपको यूं बताऊं, और मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पे, तकरीबन 25% लैंड। अच्छा, इसका मतलब ये छोटे छोटे बिजनेसेस से आपका मतलब ये, जिसको हम स्मॉल ट्रेडर्स कहते हैं, जैसे दुकानदार हो गए, जैसे हेयर सैलून हो गए, ड्राई क्लीनर्स हो गए, या कि ग्रोसरी के दुकानें हो गई, इस तरह की मतलब आसानी से वो आप छोटी इन्वेस्टमेंट में अपना कारोबार कर सकते हैं? बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट में कारोबार हो सकता है, मैं यही कह रहा हूँ। इससे फायदा ये होगा कि आप खुद भी बन गए, एक आपको समझे फाउंडर का वीजा आपको मिल गया, एक डायरेक्टर का वीजा मिल गया, तो 2-3 जाने मिल के छोटे छोटे बिजनेस करें तो उनको वर्क परमिट उनकी डायरेक्ट ही बन गई ना, वो बिजनेस के साथ ही। और बिजनेस आपने जैसे कहा, ये छोटे छोटे बिजनेस है ना, लॉन्ड्री हो गई, सालून हो गया, इस तरह की चीजें तो बहुत, यानी आम आदमी हमारे यहाँ कर ही रहा है ना, तो वहाँ यहाँ आके करेगा तो यहाँ काफी अच्छा फ्यूचर है। और ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस हो रहा है, और मुझे लगता है कि फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, और खास करके पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान बाई रोड लोग आ सकते हैं यहाँ पर, और वीजा हमारे को बहुत इजी मिल रहा है। और मुझे लगता है कि आगे जाके यहाँ पर ट्रेड बढ़ जाएगी। सेंट्रल एशिया से ये टच है, चाइना से ये टच है, रसिया बॉर्डर, तुर्की बॉर्डर, जॉर्जिया की बॉर्डर जबरदस्त ट्रेड हो रही है, बहुत बिजनेस है यहाँ पर। और मुझे लगता है हमारे फ्यूचर में आप देखते रहेंगे, फ्यूचर में जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आपको अजरबैजान यानी बाकू का नाम आप सुनते रहेंगे पाकिस्तान के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, इकबाल अडवाणी साहब ने अपना कीमती मौक़िफ़ दिया और बजा फरमाया कि जो बाकू है वहाँ पे आप जाएं और रोज़गार भी करें, और वहाँ पे नौकरी भी आपको मिलेगी। मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम शहर है, मुस्लिम कंट्री है, और फिर उसके बाद ये कि वहाँ पे आपके लिए आसानियाँ हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर है, अशिया खुर्दनोश की कीमत लो है, चीपेस्ट कंट्रीज़ में आपका शुमार होता है। तो बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे गए हमारे मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन इकबाल अडवाणी साहब। रियली अप्रिशिएट सर। उम्मीद है पूरी दुनिया ने ये नॉलेज सुनी होगी, पूरे पाकिस्तान के लोग इंटरेस्टेड होंगे बाहर जाने के लिए। असलम साहब, बहुत खूबसूरत, मुझे भी जज्बा जागा बाहर जाने का। मैं बिल्कुल, मैं बड़ी दिलचस्पी से इकबाल अडवाणी साहब की बात सुन रहा था, और बहुत इंफॉर्मेटिव जो है इन्होंने जो है बातें की हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि अगर आज ये साजिद आपका प्रोग्राम अगर मेरे नौजवान यूथ अगर देख ले तो यकीनन वो इससे फ़ायदा हासिल करेगी, और उनका तजुर्बा बढ़ेगा कि हम भी जाएँ, बाकू जाएँ, अज़रबैजान जाएँ, तो यकीनन ये बहुत अच्छा प्लस जो है ना, मतलब वो जो परेशान है ना, वो जो कि यार मैंने यहाँ जाना है, जी हाँ, जी हाँ, मैंने जी सऊदी अरब जाना है, उनके लिए एक और विंडो ओपन हो गई। विंडो, जी हाँ, जी हाँ, बहुत खूबसूरत। बाकू साहब, इकबाल अडवाणी साहब, बहुत शुक्रिया कि नौजवानों के लिए मैं खुद भी पर्सनली तौर पे बहुत बातें किया करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कहीं ना कहीं उनके एडजस्टमेंट की बातें की जाएँ। कुछ मेरी सोशल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो हमारे प्रोग्राम होते हैं, तो हम
यंगेस्ट को ही बुला के उनको यही बताने की कोशिश करते हैं कि आपने कहाँ खड़े होके और कैसे और किस जगह किस हद में जाके आपने काम करना है। तो बहुत अच्छी आपने एडवाइस की, बहुत शुक्रिया मेरी जानिब से भी। चलें, ये इकबाल अडवाणी साहब ने अपना हमें इंफॉर्मेशन भी दी और फिर हमें जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात। सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं, हाँ। कारोबार करने के लिए भी। एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, और हम बात कर रहे थे तरक्की की, खुशहाली की। नौजवानों के लिए बड़ा अहम है कि वो बाहर जाएं और बाहर की दुनिया में नौकरी नहीं, बिज़नेस करें। वहाँ पे आप बिज़नेस करेंगे तो फिर बहुत सारे पाकिस्तानियों को आप बुलाएंगे, आप खुद सर उनको वीज़ाज़ देंगे, आप खुद एक मिलीनियर्स बन जाएंगे। असम साहब, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ कहते हैं जी बाहर जॉब करने जाना है, ओ भाई बाहर कारोबार करें। जी हाँ, बिल्कुल। कैसे देखते हैं बाहर कारोबार को? जैसे कि अभी अडवाणी साहब से बात हो रही थी पिछले सेगमेंट में, तो यकीनन अच्छा होगा ऐसा, और बिल्कुल ऐसे कि मिल के करें। अगर वो फर्ज वाहिद अगर वो सतह तक नहीं पहुंच सकता, छोटे छोटे कारोबार है, तो 2-3 मेंबर्स मिल के, फ्रेंड्स मिल के आपस में और बिल्कुल बिजनेस की तरफ जाए। और उसमें पाकिस्तान का भी उसमें नाम है कि अब एक बिजनेस में आप वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, और आपके लिए अगर वो ममालिक एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे मतलब जो अट्रैक्ट कर गई, जब इकबाल साहब ने कहा कि मैं जब वहाँ के लोगों के घरों में गया, विजिट किया, तो वहाँ उन्होंने पाकिस्तान के झंडे लगाए हुए। सलाम है, बताएं। सलाम है वहाँ के अज़रबैजान के दोस्तों को मेरे, कि वो इतनी मोहब्बत और खुलूस दिखा रहे हैं पाकिस्तान के लिए। तो यकीनन हमारा भी ये राइट बनता है कि हम भी उसी तरह से उनसे निगोसिएशन करें, उनसे हाथ मिलाएं जाके, और उनके जो तरक्की है, वो वहाँ बिजनेस करेंगे तो उनके मुल्क भी तरक्की करेगा। वो अपना सरमाया यहाँ से लेके जाएंगे और वहाँ पे वो लगाएंगे, तो यकीनन उनके मुल्क के लिए भी एक प्लस पॉइंट है पाकिस्तानी नौजवानों की तरफ से। तो अच्छा होगा इस तरह से अगर हो जाए, क्योंकि मैं अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि नौजवान क्या करेंगे, फिर ये एक नया सिलसिला हमारे सामने आया। लेकिन मुझे मैं फिर अपनी हुकूमत की तरफ वापस आऊँगा। मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे मैंने अर्ज़ की थी कि सिंध गवर्नमेंट ने कुछ ऐलान किया है कुछ डिपार्टमेंट्स में जॉब्स को ओपन करने के लिए, कि रेगुलर गवर्नमेंट जॉब के लिए। लेकिन मैंने कहा वो नाकाफ़ी होंगी। वो इसलिए नाकाफ़ी को 7 करोड़ की हमारी सिंध की आबादी है, और उसमें 60% नौजवान है, उसमें 60% नौजवान है। तो क्या आप समझते हैं कि जितने भी मुझे नहीं पता, इस वक्त मेरे पास इसका फिगर नहीं है कि कितने नौजवान जो हैं इस वक्त बेरोज़गार हैं, उसमें बच्चियां भी हैं और बच्चे भी हैं। तो मैं नहीं समझता कि वो टारगेट पूरा हो सकेगा। तो यकीनन जो बच्चे हैं बच्चियाँ हैं तो वो बिज़नेस की तरफ माइल होंगे, पाकिस्तान से बाहर जाने की कोशिश करेंगे, और कर भी रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं, और वो रुक नहीं रहे। रुकने का तो जवाब ही नहीं बनता, इसलिए कि उनको कोई अपने दाएं बाएं कोई ऐसी नज़र नहीं आ रही, कोई होते हुए नौजवानों के लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र नहीं आ रही कि हुकूमत वक्त। आप दाएं बाएं ना देखें, आप सामने देखें। आप हर स्क्रीन पर आप नजर आ रहे हैं, हर जगह आप ही आप हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे। वैसे बात यह है कि वीनस ने आपको ब्रांड बनाने में अपना किरदार अदा किया है। बिल्कुल किया, बिल्कुल मानते हैं? हाँ, पक्का मानता है। क्या कहेंगे मैनेजमेंट के लिए? मैनेजमेंट की सबसे पहले तो मैं वीनस चैनल की जो मैनेजमेंट है मेरी, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि जब से मैं इन हुआ हूँ इस सेट पे, और ख़ास तौर पे साजिद हुसैन के साथ मैं जो हूँ मॉर्निंग शोज़ में भी आपको नज़र आ रहा हूँ, और करंट अफेयर के जो शोज़ है उस पर भी मुतवातर मैं यहाँ पर निश्चित कर रहा हूँ। और यकीन हो सकता है कि शायद कुछ मेरी बातें अच्छी लगती हों, या कुछ मेरी सीनियरिटी से शायद मैं कहूँगा कि मैं नहीं, शायद नहीं सर, आपकी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं आप में जो
अट्रैक्ट करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका एक वसी एक्सपीरियंस है, और फिर आपने तो खुद कहा था कि बहुत सारे लोगों ने आपको ऐसा कहा भी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। मैं जैसे जिस हल्का अहबाब में मैं बैठा करता हूँ, मेरे साथ तमाम बिजनेस कम्युनिटी भी होती है, मेरे सोशल एक्टिविटीज़ भी हैं, और पढ़े लिखे ही तबकात के लोग मेरे दाएं बाएं ज़्यादा होते हैं। और वो जैसे आपने कल मुझसे कहा था प्रोग्राम में कि इर्द गिर्द आपके बहुत गहरा रहता है अच्छे लोगों का, तो क्यों तो उसकी वजह सर अच्छे लोगों में मेजोरिटी खवातीनों का घेरा रहता है ना आपकी तरफ, मान लिया। नहीं, मेजोरिटी तो नहीं कह सकते, बराबर का वो फ्लो है, लेकिन ये कि यकीनन वो मुझसे मोहब्बत करते हैं मेरी बातों से, मेरी ज़बान से, और मेरे जो इरादे हैं, जो मेरी चीज़ें हैं, जो मैं उनको देने की कोशिश करता हूँ कि क्या कैसा वक्त मैंने गुजारा अपनी ज़िंदगी का, बचपन से लेकर और आज तक, कुछ अपने शवाहिद और अपने मुशाहिदात उनको सोशल मीडिया पे भी आप बहुत एक्टिव रहते हैं। बिल्कुल बहुत खूबसूरत खवातीन के साथ मैं आपकी पिक्चर्स देखता हूँ, तो ऐसा क्या जादू है आप में असलम साहब? मैंने कहा ना कि मुझे नहीं मालूम कि मुझ में क्या जादू, शायद मेरी ज़बान जो मेरे सामीन भी नाज़रीन भी सुन रहे हैं, शायद उस पर कुछ चाशनी है, या कुछ, या शख्सियत मेरी कुछ नहीं, एक होता है ना हुस्न और इखलाक भी तो कोई चीज़ है ना सर। मैं वही तो मैंने ज़बानी की बात की, मैंने ज़बानी की बात की है कि जिस ज़बान में, जिस लहजे में, जिस एतबार से और जो रुतबा दे के मैं उनसे बात करता हूँ, चाहे मेरे सामने छोटा हो या मुझसे भी बड़ा हो, और मेरा अंदाज़, मेरा मिलने का तरीक़ेकार, मेरा खुलूस, मेरा प्यार उन सब के लिए, और वो नाज़रीन जो मुझसे वाबस्ता रहते हैं 24 आवर्स मैं तो कहूँगा, इसलिए कि जैसे अभी आपने कहा सोशल उसमें एक्टिविटी उसमें बहुत नज़र आते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है, कुछ बहुत ज़्यादा, इसलिए कि तकरीबन कराची के जो प्रोग्राम होते हैं ख़ास तौर पे यहाँ पे मैं समझता हूँ 60-70% हर प्रोग्राम में मुझे एज ए गेस्ट, क्या बात है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, तो आखिर इस दर्द की दवा क्या है? ये तो बहुत एजाज़ की बात है कि ये शहर कराची के जो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे हैं, उसमें ख्वातीन भी हैं, उसमें जेंट्स भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें बच्चियां भी हैं, नौजवान। किसी खातून ने डायरेक्ट ऐसे दिल पे हमला किया आपके? हमले तो होते रहते हैं, और एक नहीं, मतलब बहुत होते रहते हैं, बहुत होते रहते हैं, है ना? इसका मतलब ये, लेकिन ये है, उसमें थोड़ा सा मैं वजाहत कर दूं कि ज़रा कुछ, जैसे मैं अपनी शख्सियत की मैं क्या तारीफ करूँ, जो सामने मेरे लोग हैं, यकीन वो भी बहुत हसीन है, हर लिहाज से, हर लिहाज से मैं क्यों उनकी तरफ बढ़ता हूँ, इसलिए बढ़ता हूँ कि वो खुद भी अच्छे हैं, उनमें भी कुछ अच्छी बातें हैं, उनके अंदर भी, उनके अंदर खुलूस है, प्यार है, उनमें मोहब्बत है और काबिलियत है सबसे ज़्यादा। एक खातून आप केयर ऑफ आपने मुझे रिकमेंड की थी, हर नेम इज़ मोमल मिर्ज़ा, आई थिंक। जी बहुत पढ़ी लिखी खातून, बहुत पढ़ी लिखी खातून है, और एक यूनिवर्सिटी से वो वाबस्ता है और लेक्चरर हैं वहाँ पे, और मुख्तलिफ इवेंट्स में नौजवानों के लिए ख़ासतौर पर बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे कि अभी आपने पिछले दौर वो अपनी एक बुक भी लाई थी AI के हवाले से, उन्होंने एक बुक अपनी जो है यहाँ पे लॉन्च की है, और बल्कि फ़र्स्ट टाइम शायद हमने वीनस चैनल को ये एजाज़ हासिल हुआ कि उनकी बुक को हमने यहाँ पे ऑनियर किया था फर्स्ट टाइम, और वो यकीनन वो खातून भी काफ़ी पढ़ी लिखी और अच्छे प्रोफाइल के हामिल लगी थी, ऐसा ही है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, और अच्छे ख़ानदान से उनका ताल्लुक है, क्योंकि अब किसी और दिन इंशाल्लाह उनको हम मदू करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन जब अभी सर नेक्स्ट वीक ही बुला लेते हैं ना, बुला लेते हैं, ये जो अभी कमिंग वीक आता है इसी में ही बुला लेते हैं, इसलिए कि मैंने आपसे कहा था कि वो एक बहुत बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन हम उस सतह पे उनसे शायद उस दिन हम बात नहीं कर सके थे। मतलब ये कि लास्ट शो में एक आखिरी के सेगमेंट में उनको स्पेस मिला था, तिश्नगी रह गई थी। चले मोमल मिर्ज़ा, आपको हम दोबारा बुलाएंगे, अगर आप हमें सुन रही हैं, हमें देख रही हैं, तो तैयारी पकड़ें, शेड्यूल बनाएं, हम आपको दोबारा बुलाएंगे। असलम साहब आपको दोबारा कॉल करेंगे, आपने टाइम निकालना है, ज़रूर शिरकत करनी है, और हमारे पाकिस्तान के लोगों को बताना है कि तामीर और तरक्की में आप कितना काम कर रही हैं, नौजवान हमारे किस सिमत जा रहे हैं, उनको रहनुमाई की ज़रूरत है। अदरवाइज़ सोशल मीडिया कहीं दीमक की तरह खा ना जाए हमारे आने वाले जेन जी को, और फिर चूंकि सोशल मीडिया का जो नेगेटिव इस्तेमाल है वो तो जहर कातिल है, ऐसा ही है सर? बिल्कुल इंतहा से ज़्यादा इंतहा। मैं चाहूँगा इस पर भी ज़रा रोशनी डालें कि कितना ख़तरनाक है इस वक्त। बिल्कुल ख़तरनाक इस सतह से है कि जो हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ख़ास तौर पे मैं एक सेगमेंट जो मोबाइल पे हम लेके बच्चियाँ हमारे चल रहे हैं, टिकटॉक,
इतना ख़तरनाक है, वो इंतहा नहीं है। यानी कि वो जगह है जहाँ से हम अपनी अच्छी बातों को लोगों के दिलों में और जहनों में हम बिठा सकते हैं, लेकिन हम उसका बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप क्या गलत इस्तेमाल हो रहा है ये भी बताएं। मैं बताऊँ, एक ऐसी वीडियोस और ऐसी चीज़ों को वायरल करने की कोशिश करते हैं वो, कि जो मैं समझता हूँ कि मौजूदा माशरे में खास तौर पर हमारे एक कैसी वीडियोस, मुस्लिम कैसी वीडियोस ये बताएं। मैंने कोई कहा ना हरकतें कि करते हैं ऐसी, नाचते गाते हैं? जी हाँ, नाचने गाने वाली अच्छा। और नाजेबा अल्फाज का अच्छा, उसमें चुनाव। इस्तेमाल, हाँ। तो नाजेबा इस्तेमाल जो कि हम सुनना भी, कहना तो दूर के और हम सुनना भी पसंद नहीं करते। चले फिर ठीक है, इस बात पे एक वक्फा लेते हैं सर, और वक्फे के बाद हम आपको मिलवाते हैं वन एंड ओनली नौजवान हैं, माहिर कानून हैं, बैरिस्टर मुश्तबा समसम से। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और इस वक्त एक नए मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है। आप नौजवान माहिर कानून हैं, और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाहर की यूनिवर्सिटी से आप तालीम हासिल करके आए हैं, कानून की डिग्रीज़ लेकर आए हैं, और यहाँ पर भी मुल्क व मिल्लत की खिदमत करने के लिए हमा वक्त पेश होते हैं। द वन एंड ओनली बैरिस्टर मुश्तबा आसिफ समसम को खुशामदीद कहिए। सर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं सर। ज़बरदस्त। कराची में मॉर्निंग शो में ट्रैफिक में पहुँचना टाइम पर बड़ा मुश्किल है, आपको रास्ते में ट्रैफिक तो नहीं मिली? साजिद भाई, ट्रैफिक का तो आपको पता है कराची में मसला रहता ही है, और बस इसी के साथ गुजार रहे हैं ज़िंदगी, और गुजर रही है। बैरिस्टर ना होते तो क्या होते? बैरिस्टर ना होता तो सियासतदान होता। अच्छा, ज़बरदस्त। फिर जब सियासत की आपने बात की तो मेरे ख्याल में कॉन्टेस्ट किया था आपने पिछले साल? जी बिल्कुल, है ना? इलेक्शन लड़ा था। कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस अच्छा था। पहली बार इलेक्शन लड़ा ज़िंदगी में, और काफ़ी जो मेरे हल्के की आवाम है, जो लोग हैं, बेसिकली जो कराची की यूथ है, काफ़ी सपोर्ट किया। बहुत अच्छा लगा जब फॉर्म भरा इलेक्शन का, और फिर बाकायदा जब ग्राउंड पे उतरे कैंपेन के लिए, तो लोगों का प्यार भी मिला, जो कराची वालों का प्यार मोहब्बत, जिस तरह के लोग रहते हैं कराची में, तो प्यार भी मिला, मोहब्बत भी मिला, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बाकी ऐसी जगहों पे भी जाना हुआ होगा, आई एम डैम श्योर, क्योंकि आप जब हल्के में जाते हैं तो हर तरह के लोग मिले होंगे, और फिर जाके आपने डीप में देखा होगा कि यार हमारे यहाँ कितनी गुर्बत है, और किस हाल में लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तंग गलियों में लोग रह रहे हैं, 60-60 गज़ के मकानों में लोग गुर्बत की ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं। फिर जब एक कैंडिडेट, एक MP जब वहाँ जाता है, विज़िट करता है, तो वो समझते हैं यार ये बहुत कुछ लाया है हमारे लिए। नहीं बिल्कुल साजिद भाई, आपकी बात सही है। तकरीबन मेरा जो हल्का है 101, उसमें 2 से 3 स्लम एरियाज़ थे, और लाजमी वो सारे हमारे वोटर भी थे, हमारे हल्के के लोग भी, और सबसे बड़ी बात कराची के रहने वाले, कराची के शहरी भी हैं। तो बिल्कुल बहुत देखा खस्ता हाल, गलियाँ यही टूटी फूटी सड़कें, मायूसी भी बहुत होती है। आज से नहीं, इलेक्शन तो चले अभी लड़ा, उससे पहले भी हमेशा से कराची का मेजॉरिटी सड़कें टूटी फूटी, गुर्बत में लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो मायूसी बिल्कुल होती है, और कोशिश करते हैं कि अपना रोल अदा करें, लोगों की कुछ खिदमत कर सकें, शहर की खिदमत करें। तो हालात तो ऐसे ही हैं। क्या आगे भी है कि इलेक्शन लड़ना है फिर अगर मौका मिला? नहीं, इंशाल्लाह आवाम की जब भी खिदमत का मौका मिला, और मौका मिलेगा, करते रहेंगे इस शहर की खिदमत, यहाँ के लोगों की खिदमत। मेमन कम्युनिटी के उभरते हुए चेहरे हैं आप, नौजवान हैं, और आपकी कम्युनिटी की बड़ी खिदमत हैं, न सिर्फ कराची, पूरे पाकिस्तान के लिए। कम्युनिटी ने कितना सपोर्ट किया?
अच्छा देखिए, मेमन जो है आप सही कह रहे हैं कि बहुत एक रोल अदा करते हैं कराची की स्पेशली इकॉनमी की अगर बात करें तो मेजॉरिटी जितनी भी बिज़नेस हैं, चाहे फैक्ट्रीज़ हों, चाहे रियल एस्टेट के हवाले से हो, तो एक अहम कंट्रीब्यूशन है। और यही जो मेरा हल्का था उसमें भी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो मेमनों की थी, तो अच्छा सपोर्ट मिला, काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया। लेकिन आपको पता है लोग तो होते ही हैं जो सपोर्ट नहीं भी करते और सपोर्ट नहीं भी करते, कुछ लोग ऐसे होते डिमोटिवेट भी हैं, करते सॉरी हैं। फॉर इंटरप्ट, हाँ डीमोटिवेट, देखिए ना हाँ। आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डीमोटिवेट करते हैं। जी। तो जब आप किसी ऐसा मार्का लड़ने निकलते हैं या जब आप ज़िंदगी के किसी नए फेज़ में आते हैं तो तब आपको पता चलता है कि हु इज़ योर वेल विशर और कौन आपका एनिमी है। नहीं बिल्कुल साजिद भाई, पता चला होगा आपको भी। बिल्कुल इलेक्शन वाले टाइम पे काफ़ी चेहरे भी पहचान है हाँ। कि कौन वाकई चाहता है, कौन वाकई मुखलिस है और कोई कौन सिर्फ डिमोटिवेट कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। तो बिल्कुल ये तो एक ज़िंदगी का आपको पता है एक उसूल है ना, जो भी आप काम करने निकलो चाहे इलेक्शन तो अच्छा, चले। कुछ ऐसे लोग भी होंगे कि जो कहेंगे जी मुस्तफ़ा आसिफ साहब हमारे इतने वोट हैं, ये आपके हैं, लेकिन जब वो टाइम आया होगा तो वो मुकर गए होंगे। नहीं बिल्कुल यही बात है कि हर तरह के लोग मिलते हैं, चाहे कोई भी हो, इलेक्शन लड़ो कुछ भी करो, सफ़र एक इसमें लोग मिलते हैं, जुड़ते रहते हैं, जुदा होते हैं, मिलते हैं। तो अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अच्छाइयों को देख के अगर आगे चलें तो इंशाल्लाह शहर भी तरक्की करेगा, हम भी तरक्की पता है ये बहुत करेंगे। खूबसूरत बात की कि देखिए ना पॉजिटिविटी को हमने फ़रोग देना है। हर आदमी की ज़िंदगी में बहुत सारे नेगेटिव पहलू होते हैं, बहुत सारे नेगेटिव मामलात से वो सफ़र कर रहा होता है, बहुत सारे मराहिल से गुज़र रहा होता है, लेकिन कोशिश अच्छे के लिए करनी चाहिए, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना चाहिए। और नौजवान आगे आ रहे हैं, असेंबलियों के लिए तगोदो कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा साइन है। और फिर जब नौजवान ऐसे तो मुश्तबा से भी तो बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए होंगे ना कि यार इस पिछले साल हमने मुश्तबा को देखा था तो उससे देख के अब मैंने भी इलेक्शन में आना है। तो ये जब आप अपनी यूथ के लिए, नौजवानों के लिए आप इंस्पिरेशन का बायस बनते हैं तो मैं समझता हूँ कि अब मंजिल दूर नहीं है, आप मंजिल के बड़े करीब हैं। असम साहब, आपको शौक़ नहीं हुआ इलेक्शन लड़ने का? बिल्कुल था, मुझे भी शौक। हाँ। ये लेकिन घर से मुझे मैंने आपको शायद बताया था कि कुछ अस्करी फैमिली से मेरा ताल्लुक है, याद होगा आपको। हाँ, हाँ। बहुत अच्छी तरह। हाँ। तो मुझे एनओसी नहीं थी। अच्छा। हालांकि मेरी इन्वॉल्वमेंट है, अभी भी आपको पता है कि मेरी शहर में कितनी इन्वॉल्वमेंट है। आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह। जो मौजूदा क़यादत है सिंध की, ठीक है, और कराची और सिंध की, उनसे ही मेरा रब्ता आपको पता है बहुत अच्छा, बहुत अच्छे अल्फाज के साथ, बहुत अच्छे रख रखाव के साथ, आपको मालूम है। लेकिन बस वो उस वक्त मुझे जो है ना, मुझे वक्त नहीं दिया गया, कहा नहीं गया मुझे, हालांकि मेरा शौक था। अच्छा, तो अभी शौक पूरा कर लें? नहीं अब कर सकते हैं। हाँ। लेकिन है अभी भी कुछ ऐसी बातें होने जा रही हैं। हाँ। फिर किसी और वक्त खुल के बात करेंगे आपके साथ प्रोग्राम में, इस वक्त नहीं। अच्छा। अभी वक्त नहीं आया उसका। नहीं तो फिर क्या अभी भाभी ने तो मना नहीं किया? नहीं भाभी ने मना नहीं किया। अच्छा। उन्होंने वो कहती है ठीक है इलेक्शन में आप हिस्सा लें। शी इज एजुकेटेड पर्सन, वो माशाल्लाह वो भी एक पढ़ी लिखी, उसमें आपको पता है एजुकेशन से उनका ताल्लुक रहा, और वो एजुकेशन 18 ग्रेड में वो थी। और तो ये कि अल्लाह का शुक्र मुझे ऐसी कोई रुकावट नहीं, घर से तो मुझे कोई रुकावट है नहीं, अब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उस वक्त तो वालिद साहब हयात थे। वो जो अंदाज़े सहाफ़त था, नफीस लोग थे, शरीफ लोग थे, क्या वो अब हमारे यहाँ बचे हैं या हम अब गुंडे? कम हो गए। अच्छा। अब जो है ना, देखें मैं सहाफ़ी हूँ यकीनन, तो मैं अब जो है ना, इस वक्त जो बच्चे चल रहे हैं ना, जो लोग चल रहे हैं, वो लिफाफे वाले हैं, है ना? हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। उन्होंने माफिया, जो पुराने सहाफ़ी थे, जो सीनियर सहाफ़ी वो थे, नफीस शरीफ लोग है ना, उनका नाम खराब कर रहे हैं। शरीफ, नफीस, इखलाकियात, लिटरेचर पढ़कर आए, तारीख पढ़कर आए, है ना? हाँ बिल्कुल ऐसी है। उन्होंने जो है ना, वो तारीख का रुख मोड़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा। एक लिफाफे। अच्छा, आज वाले जो है ना, मैंने नोट किया कि वो धमकी, धौंस और नेगेटिव कामों के पीछे ज़्यादा है। वो मेरा ख्याल है कि शायद अगर मैं कहूँ तो उनका थोड़ा 100 में से कितने परसेंट है? 100 में से कितने परसेंट है? 80% है? नहीं 40% है। अच्छा, 100 में से 40% ऐसे हैं। हाँ, ऐसे हैं जो नेगेटिव चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। जी हाँ। एक्चुअल हु इज़ अ जर्नलिस्ट? वो जर्नलिस्ट वो है जो अपनी नफासत, अपनी शराफत और अपनी एजुकेशन को
मद्देनजर रखता है, साजिद भाई, उसको डूज एंड डोंट्स पता होते हैं। सहाफत नाम जो है ना सच्चाई का है। हाँ वही ना, उसको पता है कि मैंने क्या करने का सच। और फिर मैं उन नौजवानों के लिए जो सोशल मीडिया से अट्रैक्ट होकर गलत कामों में पड़ जाते हैं, भत्तों में पड़ जाते हैं, गलत चीज़ों में, कि वो उनको ये लगता है कि शायद वो किसी की करप्शन डिस्क्लोज कर रहे हैं या कि वो कोई बड़ा तीर मार रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप गलत जगह पे जा रहे हैं, आपको लोग मिसगाइड कर रहे हैं। इस चीज़ से इज्तनाब करें, अदरवाइज़ आपका जो ये जो कैरियर है सर, ये स्टार्ट होने से पहले ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा और फिर आप अल्लाह ना करे जेल की चक्की ना आप वहाँ पीस रहे हो। तो अपने जो सीनियर्स हैं उनसे सीखें, उन्होंने बड़ी जस्तजू की है, बिल्कुल ऐसे वो जस्तजू करके इस मकाम पे आए हैं। और उस जस्तजू में जब आप उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे यार हमने कभी किसी को ना इस तरह की कॉल की, ना कभी इस तरह के मामलात में हमने मुदाखलत की, हमने पार्लिमानी मामलात को मद्देनज़र रखा। जो हेल्थ का होगा वो बोलेगा मैंने अपने हेल्थ पर ख़बरें चलाई, और कभी कोई ऐसी ख़बर ना चलाई कि किसी की जान चली गई हो, किसी का माली नुकसान हो गया हो। हमें ऐसी चीज़ों से बचना है और अपने नौजवानों को बचाना है। सोशल मीडिया के पॉजिटिव इस्तेमाल को फ़रोग़ देना है। एक वक्फ़ा लेते हैं जी, और वक्फ़े के बाद हाज़िर होते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान माहिर कानून बैरिस्टर मुश्तबा आसिफ समसम। उनसे हमारी बात चल रही थी। बैरिस्टर साहब, इलेक्शन का आपने एक्सपीरियंस लिया, आपने कहा कि अगर आगे भी ज़िंदगी ने मौका दिया तो फिर इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेंगे। आज़ाद हैसियत से ही क्यों, किसी पार्टी का क्यों नहीं चुनाव किया? साजिद भाई, मैं समझता हूँ कि अपने शहर की खिदमत या अपने आवाम की, अपने हल्के के लोगों की खिदमत के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई पार्टी की अम्ब्रेला ही हो। बंदे की जस्तजू हो, बंदे में करने की लगन हो, करने का शौक़ हो, तो मैं समझता हूँ कि बग़ैर किसी पार्टी के अम्ब्रेला के भी बंदा बहुत कुछ कर सकता है। वो है ना, व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो ऑफ कोर्स यही मेरा सोच था कि मैं क्योंकि कराची में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाहली की वजह से और जो ज़रूरियाती ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो ना मिलने की वजह से आवाम मायूस है। तमाम पार्टियों को आजमाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिलीवरी कहीं से नहीं मिली आवाम को। तो मैंने यही सोचा कि कराची वालों में इस बार जाएंगे आज़ाद हैसियत से और खिदमत का अज़म लेके जाएंगे कि हम वाकई कुछ करना चाहते हैं आपके लिए। और मैंने यही सोचा कि जाऊंगा तो इंशाल्लाह कराची वाले सपोर्ट करेंगे, और आप यकीन माने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कराची की आवाम ने। और आपके सामने पार्टी से आवाम मायूस है। जितनी भी पार्टीज़ हैं आप देख लें कराची, मैं कहता हूँ कि आप मुझसे ना पूछें, आप कराची की सड़कों से कोई आम सर्वे कर लें, कराची वालों से पूछें ना कि क्या किसी ने डिलीवर किया, क्या किसी की कारकर्दगी से मुतमईन है, तो मेरे ख्याल से वो बेहतर मुझसे जवाब आपको दे सकेंगे। बैरिस्टर साहब से मैं कहना चाहूँगा, बैरिस्टर साहब, कराची की आवाम जो बहुत लविंग है, बिल्कुल आप यकीन करें, आप पूरे खुलूस से, पूरे भरोसे से, एतमाद से उनके लिए आप कुछ करेंगे ना, वो उससे बढ़ के आपको जवाब देंगे, उससे बढ़ के वो आपके लिए खड़े होंगे। तो असल में बस यही है कि हमारी जो सियासी पार्टियां, हमारी जो तंजीमें, वो ये सोचें कि कराची, आपको पता है कि बार बार ये कहा जाता है कि कराची हब है, कराची हब है, और इस पर कोई शक भी नहीं है। हर लिहाज से तालीम के सिलसिले में, कारोबारी सिलसिले में, स्टेप बाई स्टेप जितने भी मराहल एक मुल्क को, कौम को बनाने के लिए होते हैं, वो हर शख्स, हर जहन का आदमी आपको यहाँ मिलेगा। बल्कि मैं कहता हूँ दूसरे शहरों के मुकाबले यहाँ ज़्यादा मिलेगा।
कोई कुछ चीज़ें वहाँ पे कम होगी, शॉर्ट होगी, मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा, लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, लेकिन तमाम जो एक मुल्क को चलाने के लिए जो ज़रूरत होती है, जो शख्सी जहनी हाँ मांगी, वह आपको यहाँ कराची नहीं में बिल्कुल दस्तयाब होगी। दिल वालों तो का वो तो शहर आपके है लिए कराची। करेंगे। अच्छा, यहाँ पे समाजी खिदमात भी साल हर साल चलती रहती हैं। मुझे याद है कोविड आया था बिल्कुल। और वो कोविड नहीं थी, वो लाइक ऐसा लग रहा था जैसे कोई आफत आ गई है, हर कोई घरों में महसूर था। लेकिन फिर लोग निकले सर, लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं की, लोग निकले, लोगों ने दरवाज़ों पर किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो, राशनों के बैग रख के चले गए दरवाज़ा बजा के, कि वो आदमी जब दरवाज़ा खुले तो वो देखे यार चलो मेरे लिए अशिया खुर्दनोश कोई रख कर चला गया है। रात के अंधेरों में लोगों ने लोगों की खिदमत की है, इसको कैसे देखें? नहीं साजिद भाई बिल्कुल कराची जब भी कुदरती आफात हों, कुछ भी हो, कराची वालों ने हमेशा 2 नहीं 4 कदम बढ़ के बिल्कुल। आवाम की खिदमत की, लोगों की खिदमत की। और मैं भी खुद पहले एक समाजी कारकुन हूँ, उसके बाद बाकी सब हूँ। ज़बरदस्त। तो मैं समाजी कारकुनों की कोविड में भी आप बाहर थे, बिल्कुल। कोविड में भी आप लोगों के बीच बिल्कुल में थे। मैं बड़ी इज्जत दिल से इज्जत करता हूँ, मैं खुद भी एक समाजी कारकुन हूँ। लेकिन साजिद भाई मसला पता है क्या है, ये बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी हैं, मैं खुद भी ये करता रहता हूँ, लेकिन ये इन चीज़ों से ना घर तो चल जाएगा, कराची नहीं चलेगा। सही। कराची वालों को दें नौकरियाँ, कराची वालों को दें सड़कें, कराची वालों को दें तालीम। बहुत अच्छा है, कराची वाले निकलते हैं, समाजी काम करते हैं, इससे लोगों के घर बिल्कुल चल जाते हैं, लोगों की नस्लें नहीं चलेंगी, कराची नहीं चलेगा। रोज़गार के मौके कैसे पैदा किए जाएं, ये भी तो एक बड़ा अलमिया है। और फिर पॉलिटिकल पार्टियां क्या आपकी नज़र से राइट डायरेक्शन में काम कर रही हैं? साजिद भाई रोज़गार के मौके जब ही आ सकेंगे जब यहाँ के जो कराची के ताजिर हैं उनको आप कुछ रिलैक्सेशन देंगे। ठीक है। आप अगर उनको भगाने के पीछे लगेंगे तो मैं समझता हूँ कि रोज़गार भी चला जाएगा। ओके। ठीक है। कराची वालों के पास वैसे ही नौकरियाँ कम हैं, नहीं मिलती कराची वालों को नौकरियाँ, ये बदकिस्मती से। अच्छा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए थे लास्ट ईयर और बहुत सारे कराची के जो नामवर कारोबारी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उनकी उनसे मुलाकात हुई थी। फिर रिसेंटली आपकी भी मुलाकात हुई है DGISPR से। तो जब आप लोगों की ये मुलाकात होती है तो आप अपनी रिजर्वेशन रखें ना उनके आगे। नहीं बिल्कुल साजिद भाई, जब भी मुलाकातें होती हैं, मुलाकातें जिनकी भी होती हैं, चाहे फील्ड मार्शल साहब हों या DGISPR साहब हों, तो बिल्कुल कराची की बात की जाती है, कराची की आवाम की बात की जाती है, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती है। और मैं आपको बात बताऊं, सिर्फ इस तरफ से नहीं, टेबल के अदर साइड से भी बहुत कंसर्न शो किया जाता है कि कराची को कुछ करना है, कराची के लिए कुछ होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये जो 2 वे कोऑर्डिनेशन है, ये इंशाल्लाह अगर इसी तरह चलती रही तो साजिद भाई आप देखेंगे कराची तरक्की याफ्ता शहरों में से एक शहर बन जाएगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा, मैंने आपकी कुछ सोशल मीडिया को, चूँकि हम तब फॉलो करते हैं जब कोई गेस्ट हमारे पास आ रहा होता है तो उसकी सारी चीज़ें हम पहले जमा कर लेते हैं। DG साहब भी आए हुए थे, गालबन आप भी उस दौरे में थे। जी बिल्कुल, DG साहब आए थे और DG साहब से बड़ी खुशगवार मुलाकात भी हुई और हमने उनसे भी यही दरख्वास्त की विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि सर माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि हमारे मुहाफ़िज़ हैं ये बेसिकली साजिद भाई। ऐसे ही आपने रिसेंट एक वाक़या आपको बता दूं, वाना कैडेट कॉलेज का 537 बच्चे थे साजिद भाई वहाँ पे। और वहाँ पे जो 5 दहशतगर्द आए थे वो उन 537 बच्चों को ज़िबा करने के अज़म लेकर आए थे, और यही हमारे पाक फ़ौज के जवान उनके आगे ढाल बने और उनको जहन्नम वासिल किया। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं ये हमारे मुल्क की सलामती में, हमारे मुल्क की बका में, और इस सलामती और बका की खातिर ये जानों के नजराने भी पेश करते हैं, और ये लोग यकीनन हमारे माथे के झूमर भी हैं। और DG साहब से भी यही दरख्वास्त थी कि DG साहब अगर मौका दिया जाए तो जो काम आप वर्दी के साथ करते हैं,
हम बावर्दी करने के अज़ाइम रखते हैं और ज़बरदस्त। एक पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान हाँ, का, हाँ। क्योंकि आपको पता है एक सोशल मीडिया पे दहशतगर्दों की तरफ से, खारजियों की तरफ से एक बहुत फेक प्रोपेगेंडा चल हाँ, रहा है, fake pages चल रहे हैं। जिसमें ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तबाह हो, पाकिस्तान में बदअमनी हो, हाँ, पाकिस्तान हाँ, में हाँ। इन्वेस्टमेंट ना हो। तो मैंने कहा ऐसे दहशतगर्दों के अलमिए को शिकस्त देने के लिए डीजे साहब हम आपके शाना बशाना खड़े, बहुत हाँ। अच्छे। चाहे दिन के 4 हों चाहे सुबह के 4 हों, ज़बरदस्त। हम अपनी खिदमत हासिल करने के लिए तैयार हैं। और डीजी साहब से यही दरख्वास्त की कि अगर कोई ऐसा इंडिपेंडेंट कोई एक ऐसा फोरम हो जिसमें यूथ को इंगेज करें आप, ठीक है। और मेरे ख्याल से यूथ का बयान या जिस तरह फैलेगा मैं नहीं समझता किसी और का चलिए फैलेगा। मैं इसको कंटिन्यू करते हैं ना कि वो कौन ऐसे जो फेक पेजेस हैं उस पर हमारे लोगों की कैरेक्टर असिस्टेशन होती है, हमारी कंट्री का नेगेटिव इमेज दिखाया जाता है, फिर उसको काउंटर करने के लिए हमें भी नौजवान चाहिए। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ दिन पहले दुबई में एक बहुत बड़ा एयर शो हो रहा था और उसमें भारत का सर तेजाज जहाज़ गिरकर तबाह हो गया। और ये वो जहाज़ है जो 1 साल पहले भी गिरा था सर, भारत के ज़िला राजस्थान में। तो ये जो तरबियती ये जो नुमाइश हो रही थी यहाँ पे करतब दिखाते हुए, अब ये जहाज़ की टेक्निकल प्रॉब्लम थी या भारतीय एयरफोर्स की नालायकी कहें, नाअहली कहें, लेकिन एक पायलट बेचारा जान से गया, उसकी फैमिली सरवाइव कर रही होगी। तो सर उसकी फैमिली को तो यही कहेंगे सर, उन्हीं को बददुआएं दें कि ये खटारा जो जहाज़ लेकर गए और पूरी दुनिया में उनकी जगह हसाई हुई है। और फिर तकब्बुर आपने जो किया, जो गरूर किया, तो ये सर उसका सिला है। अल्लाह ताला तकब्बुर और गरूर को पसंद नहीं करता। कैसे देखते हैं, जहाज़ गिरा दिया सर, ये वही जहाज़ है और ये वही भारत है जो कहता था कि हम आपको मिनटों में तबाह कर देंगे। हाँ साजिद भाई आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि गुरूर और तकब्बुर। देखिए मैं आपसे बात करूं कि पिछले दिनों जब पाकिस्तान पे इंडिया ने हमला करने की कोशिश कहूँगी बहुत ज़्यादा नाकाम हो गया, कुछ नहीं कर सका, तो उस वक्त जो मीडिया वार जो पीछे चल रही थी, मैं भी एक चैनल पे था और मैंने बहुत सख्त अल्फाज से मीडिया पे मैंने जो इंडियन मीडिया है उसकी मैंने बात की थी कि आए हमारे साथ बैठे और हमसे बात करें, हम आपको बताएं कि जंगें कैसे की जाती हैं, किस अदवार से लड़ी जाती हैं और किस सतह पर जाके, किस मौके पे जाके लड़ी जाती हैं। तो आएँ और हमसे बात करें। और बिल्कुल ये तो बहुत ज़िल्लत और शर्मिंदगी की बात है इंडिया के लिए। मैं शायद कल भी मैं खैर आपने ये जिक्र मुझसे किया था जहाज़ का, और कल भी मैंने सबसे पहले तो मैं बीइंग एक मुस्लिम और बीइंग पाकिस्तानी, सबसे पहले तो मैं उस फैमिली से, उस पायलट की फैमिली से बिल्कुल मैं पाकिस्तानियों की जानिब से ताज़ियत करूँगा कि किसी मुल्क से भी हो, यह हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, किसी मुल्क के साथ भी हो सकता है। तो उसकी फैमिली जो सरवाइव कर रही है तो हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। तमाम पाकिस्तानी बड़े दुख के साथ इस बात का हम इजहार कर रहे हैं कि यकीनन वो एक काबिल फ़ख्र और एक मजबूत पायलट होंगे। लेकिन एक जहाज़ की जो एक नकारा, जैसे अभी साजिद ने बताया कि नकारा पहले भी राजस्थान में इसी जहाज़ के साथ ये हादसा हो चुका है, तो फिर क्यों किसी ऐसी शो में उसको भेजा गया जहाँ से इंडिया का अपना नाम ख़राब हुआ। तो वो तवज्जो बिल्कुल सही, नाम तो सर था ही ख़राब असलम साहब, लेकिन एक पायलट मतलब किसी की जान चले जाना, बिल्कुल ये वो नुकसान है कि इससे बड़ा नुकसान कोई नहीं। आप किसी की जान को दोबारा वापस नहीं ला सकते। जान का नेमल बदल तो नहीं भाई है ही नहीं, और ऐसा काबिल
ऐसा इतनी काबिल शख्सियत, इतना काबिल आदमी जिसने अपना फ्यूचर जो है अपने जहाज रानी पे उसने लगाया और वो एक नकारा जहाज की नज़र वो हो गया। तो कितना बड़ा अफसोसनाक बात है। तो बिल्कुल ऐसे। बैरिस्टर मुश्तबा से भी पूछ लेते। मुश्तबा, आसिफ समसम जहाज़ गिरा और फिर उस जहाज़ के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स की उम्मीदें भी गिर गई। बिल्कुल साजिद भाई, जहाज़ गिरने पे तो देखें मैं मजम्मत करूँगा बिल्कुल उस ख़ानदान के साथ। ज़ाहिर है उनके भी बच्चे होंगे, माँ होगी, बहन होगी, तो बिल्कुल मजम्मत करता हूँ। लेकिन साजिद भाई वही बात है कि पहले भी इनने आजमाया, जहाज़ लेकर आए और किस तरह पाकिस्तानी पायलट्स ने इनको धूल चटाई। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने पहले भी हमारी मदद की और जब जब इनने गुरूर किया तो अल्लाह ने इनके गुरूर को मिट्टी में मिलाया। हाँ, और ये दूसरी बार आपने देखा, पहली बार इनके राफेल को जो दुनिया का सबसे जदीद टेक्नोलॉजी से लेस तैयार है, और दूसरी बार ये इनका जो तेजाज गिरा ये भी एक टेक्नोलॉजी के माहिल तैयार अपने आप में एक रखता है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह की मदद भी साजिद भाई हर वक्त हमारे मुहाफ़िज़ों के साथ है, हमारे इस वतन के साथ है। और एक बार फिर से मैं मजम्मत करता हूँ और उस ख़ानदान से ताज़ियत भी करता हूँ, लेकिन और पैगाम भी देता हूँ साथ साथ भारतीय फ़िज़ाइया को कि जो गुरूर का जो एक एलिमेंट है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से इस पे कंट्रोल रखने की बहुत ज़रूरत है। और पाकिस्तान की तरफ अगर कोई भी इनके नापाक या मेले अज़ाइम है अभी भी, तो अभी भी इनको ये वार्निंग है कि अपने जो ये नापाक अज़ाइम है ये अपने सरहदों तक रखें, क्योंकि अगर फिर कोई जारियत की तो आधे घंटे का टाइम स्पेंड नहीं, इंशाल्लाह 15 मिनट में इनको मजबूत और भरपूर जवाब देने की सलाहियत भी रखते हैं और करेंगे भी। और झूठा इनका जो गोदी मीडिया वो इतना झूठा है कि वो हमारे यहाँ जो कंस्ट्रक्शन के तामीराती काम हो रहे हैं वो दिखा के कहते हैं जी वो कराची में हमने बम गिरा दिया, और वो यूनिवर्सिटी रोड की वो फुटेजेस दिखा रहे थे। तो इतना झूठ ना बोले सर, अपने लोगों को यरगमाल ना बनाएं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे, और ना आप में इतनी हिम्मत और जुर्रत है। लेकिन हाँ ये ज़रूर हुआ कि हमने कुछ ही घंटों में आपको तबाह और बर्बाद कर दिया कि आपने अमेरिका को कहा कि बचा लो पाकिस्तान से। तो ये तो शुक्र अदा करें कि हमने फिर कहा कि चलें, इतना काफ़ी आज के लिए, फिर देखा जाएगा। तो मुश्तबा ने जिस तरह कहा कि अब नहीं सर, दोबारा आपने मैली आँख की तरफ नहीं देखना, और अगर देखना है तो फिर आधा घंटा 15 मिनट हमारे लिए काफ़ी हैं। हम लोग हमा वक्त तैयार हैं, हमारे जवान, हमारी नेवी, एयरफोर्स सब तैयार हैं। 24 घंटे हम आप पर नज़र रखे हुए हैं कि आप किस तरह जासूसी कर रहे हैं। और फिर एक वो एलिमेंट जो इस्तेमाल कर रहे हैं मुश्तबा, ये अपनी प्रॉक्सीज़ को अब इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फितनातुल हिंदुस्तान हो गए, ये खवारिज हो गए, ये बलूचिस्तान में BLA वाले हो गए। अब ये इनको इस्तेमाल करके हमारी इंटरनल मामलात में मुदाखलत और हमारी शहर के अंदर दहशतगर्दी करवा रहे हैं। साजिद भाई बिल्कुल, पाक फ़ौज को बहुत से चैलेंजेस इस वक्त उनके सामने हैं। और चैलेंजेस ज़्यादा क्यों हैं साजिद भाई, मैं आपको बताऊं कि एक तो मुझे पता है कि ये मेरा दुश्मन है, तो मैंने तो इससे लड़ना ही लड़ना है, इसको मार भी देना है। मसला यहाँ आता है जो हम जैसे, आप जैसे लिबास ओढ़े हुए, आप जैसे कि कॉलोनियों में रहते हुए जो लोग हैं, जो खारजी हैं, जो इनकी प्रॉक्सीज़ बनी हुई हैं, वो बेसिकली पाकिस्तान में रहते हुए सरजमीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही हैं। और झूठा, एक झूठ पे मबनी एक बयानिया है। बिल्कुल। एक बलूचिस्तान में एक झूठा प्रोपेगेंडा इन लोगों ने किया है कि बलूचिस्तान के साथ ये है, बलूचिस्तान के साथ वो है। 15,000 कॉलेजेस हैं बलूचिस्तान में, बताएं, 300 से प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं बलूचिस्तान में। तो मैं समझता हूँ कि बलोच हो, पश्तून हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, मुहाजिर हैं, ये सब बाद में, सही, हम पहले हैं पाकिस्तानी। ज़बरदस्त। और मैं समझता हूँ ये जिस तरह की प्रॉक्सीज़ जो सोशल मीडिया पे ऑपरेट हो रही हैं, जो बदअमनी फैलाती हैं, बदनस्मी करती हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस हैं, मैं समझता हूँ कि इन पे लगाम डालना बहुत ज़रूरी है। और मैंने एक जगह बैठ के भी यही पैगाम दिया था कि अगर ये इस तरह की प्रॉक्सीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह के झूठे बयानिए को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इस बयानिए के ख़िलाफ़ मुहिम भी चलाने के लिए तैयार हैं और पाक फ़ौज के शाना बशाना भी खड़े हैं, क्योंकि हम भी उतने ही इस मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं
जितने हमारे ये मुसल्लह अब हमारे जो मुसल्ला अफवाज हैं, मैं समझता हूँ जितनी इनकी जिम्मेदारी है उतनी साजिद भाई हमारी भी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनका पाकिस्तान है, ये हमारा भी पाकिस्तान और हमारी भी जिम्मेदारी है। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपनी अफवाज के, अपने सिक्योरिटी अदारा के शाने बशाना खड़े होकर इस मुल्क की हिफाजत में किरदार अदा करना चाहिए। और आपके प्रोग्राम से के तवस्सुत से मैं यूथ को स्पेशली मैसेज देता हूँ कि अपने इदारों के पीछे खड़े हों, अपनी अफवाज के पीछे खड़े हों। और कोई भी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा गिरोह है, कोई आपके इलाके में अगर आपको कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नज़र आती है जो आप समझते हैं कि मुल्क दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आती है, तो आप रिपोर्ट करें। आप पाक फ़ौज का साथ देंगे, किरदार अदा करेंगे, तो ये जो बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ होती हैं, जैसे आपने देखी कचहरी में जो धमाका हुआ, उसमें क्या हुआ, कोई ऑफिसर के ऊपर हमला किया, 12 मासूम जाने गई। तो आपकी लड़ाई आप कहते हैं कि फौज के साथ है, तो फिर आपने क्यों ये 12 मासूम जानों पे हमला किया? तो ये इसी तरह के अनासर हैं जो मुल्क में रहते हुए इस मुल्क के लोगों का कत्ल करते हैं, बदअमनी करते हैं। और मैं समझता हूँ कि हम इस दहशत गर्दी से निमटने के लिए हर वक्त तैयार हैं। बहुत खूबसूरत बात की। और बिल्कुल मासूम लोगों का खून बहाया जाता है। लड़ना है तो आप हमारी अफवाज से लड़ें सर, लड़के दिखाएं उनसे। हाँ, हमारे घर के अंदर और सिविलियंस को टारगेट ना करें। असम साहब, आप कैसा देखते हैं ये जो प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करना है, और फिर अफगानिस्तान से ये उम्मीद नहीं थी? देखें सर, ये खैर ये तारीख पुरानी है और होती चली आ रही है, सब कुछ होता रहा, लेकिन अब इंतहा को है। अब इस वक्त जो है ना, ख़ासतौर पर इंडिया जब से अपनी बगले झांक रहा है ना, वो कि एक नुकसान वो उठा गया, तो उसकी कोशिश ये है, जैसे उसने अभी अफगानिस्तान को मिला के कुछ करने की कोशिश की और फिर वो जलील हुआ, तो नाम अफगानिस्तान को तो उसने तबाह बर्बाद कर ही दिया, उसका नाम तो ख़राब किया, अपना मज़ीद अपने ऊपर जो है ना और मलबा बुराई का गिरा लिया उसने। तो ये सोचने की ज़रूरत है कि कमज़ोर ना समझे। जैसे अभी मेरे बैरिस्टर अभी इस वक्त बैठ के बात कर रहे हैं हमारे सामने बैठे हुए, तो मैं यही कहूँगा कि पाक अफवाज के साथ हमारे मुल्क का नौजवान तो नौजवान, हमारे यहाँ के बच्चे भी, हमारे यहाँ के मासूम बच्चे भी, जैसे भी आपने पिछली जंग में आपने देखा कोई छोटी मोटी जगहों पर, खेतों में, खलिहानों में या घरों के करीब कोई इंडियन कोई ड्रोन कोई आके गिरा, तो हमारे बच्चे उसको उठाए उठाए फिर रहे थे। कोई खौफजदा नहीं थे, वो हाथों में लिए फिर रहे थे उनके उसके सामान को, उसको। तो आप ये देखें कि हमारा तो बच्चा भी इतना पावरफुल है और हमारा यंग भी पावरफुल है, तो हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ खड़ी है, ये तसव्वुर करें और सोचें। आपके लिए सोचने का मुकाम है कि कितनी मजबूत कौम है और उस कौम के ऊपर जो हाथ है हमारी मुसल्लह अफवाज का, कि वो कितनी मजबूत है। ये तसव्वुर करें आप कि जहाँ का बच्चा इस कदर मजबूत हो कि उसको कोई डर खौफ ना हो, और वो वहां के अगर आपने कोई दहशत गर्दी कहीं की है और वहां से वो असला उठा के वो घूम रहा है, हाथों में लेके चल रहा है, खेल कूद है हमारे लिए, खेल कूद रहा है, उसके लिए तो खेलने का सामान मिल गया कि टूटी फूटी चीज आई है, इंडिया ने फेंकी है, तो मैं इससे खेल लूं, इसको खिलौना बना लूं। तो आपके असले को हमारे बच्चों ने खिलौना बनाया। चले जी, ये समझ ले, आपके असले का हमारे बच्चों ने खिलौना बनाया। असलम साहब के जज्बात भी आपने सुन लिए जी। एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद सर खुशामदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और चूँकि इस वक्त वकला तहरीक के बड़े चर्चे हैं और अब तो साबिक चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब भी अमली मैदान में शायद वो उतर चुके हैं। फ़ोन कॉल पे हमें ज्वाइन करेंगे माहिर कानून और नौजवान बैरिस्टर हैं ख़ान अब्दुल गफ़ार ख़ान साहब, हमें फ़ोन कॉल पे ज्वाइन कर चुके हैं। हम उनको खुशामदीद कहेंगे। ख़ान अब्दुल गफ़ार ख़ान साहब, क्या आप सुन सकते हैं? जी जी साजिद साहब। प्रोड्यूसर साहब ऑडियो बढ़ाइएगा। अब्दुल गफ़ार ख़ान साहब, सर वकला तहरीक 28वीं तरमीम के चर्चे, चेमागोइयाँ
12 सूबे बनेंगे और जी बल्दियाती एक्ट और NFC अवार्ड में तरमीम, क्या वाकई 28वीं तरमीम में ये सब कुछ होगा? अगर ये होगा तो वकला का क्या स्टांस होगा इस पे? देखिए, वकला का पहले दिन से ही बहुत क्लियर स्टांस है कि जो भी पाकिस्तान में पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन होगी वो कबूल नहीं होगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एक आपको सेपरेशन ऑफ पावर से लेकर तमाम जो बुनियादी स्टेट के ऑर्गन्स होते हैं उनके लिए एक मैप को ड्रॉ करता है। जब भी आप मैप को, आप उनकी सरहदों को चेंज करना चाहते हैं तो वो दस्तूर के खिलाफ जाने की बात होती है। तो दस्तूर के जो भी खिलाफ जाएगा वो ट्रीजन का मुर्तकिब कहलाएगा। इसीलिए पाकिस्तान में जो दस्तूर की जिम्मेदारी ली हुई है अदलिया ने और इसी के साथ कानून और रूल ऑफ लॉ के जो सिपाही हैं जिसे वकला कहा जाता है, उनका पहले दिन से यही मौकिफ है कि कोई भी ऐसी छेड़छाड़ जो पाकिस्तान में किसी भी आर्बिट्ररी पावर को फरोग दे वो कबूल नहीं होगी। और इसी ज़मीन में आज हमारे जज साहिबान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और हाई कोर्ट्स के जजेस ने इस्तीफा देकर ये चीज क्लियर कर दी है कि पाकिस्तान में आप बिलाशक ताकत के जोर पर जो भी कानून में तब्दीलियां करवाना चाहें, दस्तूर में तब्दीलियां कराना चाहें, लेकिन हम आज़ाद ख्याल लोग उस चीज का कभी भी जो है वो सपोर्ट नहीं कर सकते, उसका हिस्सा नहीं बन सकते। जहां तक कि 28वीं तरमीम की बात रही, बहुत सारी एंटिसिपेशंस और गॉसिप्स तो हैं, लेकिन हमारे सामने कोई कॉन्क्रीट प्रपोजल नहीं है जिसकी बुनियाद पर हम कह सकेंगे पाकिस्तान में मजीद सूबे बनेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत क्लियरली, पाकिस्तान के तमाम उन क्वार्टर्स को जिसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट, जिसमें हुकूमत वक्त है और बाकी जो लोग उनके साथ इन्वॉल्व हैं, कि पाकिस्तान में मजीद सूबे बनाना लसानियत को मजीद फरोग देने के बराबर होगा, पाकिस्तान में केओस को मजीद बढ़ाने के बराबर होगा, पाकिस्तान में जो चीज शुरू से लेकर अभी तक एक सिविल वॉर की सिचुएशन है उसको मजीद भड़काने के बराबर होगा। तो मेहरबानी करके जो सरहदें हमें 1947 से लेकर मिली हैं, जिस बुनियाद पर मिली हैं, जिस ज्योग्राफिकल एंटिटी की बुनियाद पर मिली है, जिस लसानियत, जिस जबान पर मिली है, उसे वैसे रहना दिया जाए, क्योंकि पहले ही हमारे अंदर इतने शदीद शगाफ और इख्तिलाफात हैं। आप इनको मजीद तोड़कर पाकिस्तान की फेडरेशन को कमजोर करेंगे, पाकिस्तान की रियासत को कमजोर करेंगे, आप दुश्मन के एजेंडा पर चलेंगे। तो फिर ये कथा कलामी के लिए माजर, तो फिर ये जो आपने एक ये आपका एक थॉट था। और फिर दूसरी जानिब कल मैं देख रहा था ख्वाजा इजहार साहब, आपका ताल्लुक MQM पाकिस्तान से है, फिर फेडरल मिनिस्टर मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपका ताल्लुक भी MQM पाकिस्तान से है, वो ये कह रहे हैं कि सूबे बनेंगे और सिंध में भी सूबे बनेंगे, 3 सूबे बनेंगे। ये जो सिंध है ये पीपल्स पार्टी कोई लीज पर लेकर नहीं आई, हम सूबा बना के रहेंगे। लेकिन उसके लिए जो आईन पाकिस्तान कहता है, सूबाई 2/3 मेजॉरिटी का कहता है, करारदाद लाते नहीं हैं, फिर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, वफाकी वज़रा इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। फिर आखिरी मेरा दूसरा सवाल भी ऐड कर ले, सदर कराची बार आमिर वड़ाई साहब कह रहे हैं एक अवामी इज्तिमा में कि एक कराची सूबा होगा, एक का नाम मेहरान होगा, दूसरे का नाम सिंध होगा, ड्राफ्ट अभी आया नहीं है, कबल अज़ वक्त ये क्या हो रहा है? आप कुछ रहनुमाई करेंगे इसमें? देखिए, MQM का पहले दिन से लसानी बुनियादों पर सियासत करने का एक अपना उसूल रहा है। हम उनके जो भी कंसर्न है अपनी जगह पर हो, लेकिन हम ये पहले दिन से और आज तक ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मजीद नुकसान मत पहुंचाया जाए। MQM अपनी सियासत को कराची सूबा बनाने पर करना चाहती है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि जो भी सिंध का रहने वाला एक एक शहरी है उसको सिंध सूबा इतना अजीज है जितनी अपनी मादर अजीज होती है, जितनी अपनी माँ अजीज होती है। तो जिन लोगों के लिए सिंध सूबा है उन लोगों के लिए तो आप सिंध के टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के लिए सिंध मां का दर्जा रखती है आप सिंध के ज्योग्राफिकल टेरिटरी को तब्दील नहीं कर सकते। तो उनकी हजारा ये ख्वाहिश हो सकती है कि सिंध की तकसीम की जाए, लेकिन सिंध की तकसीम सिंध में रहने वाले 6 करोड़ लोगों की मौत पर हो सकती है, इसके सिवा नहीं हो सकती। जहां तक ये बात रही, मैं समझता हूं एज अ लॉयर, मैं समझता हूं इस प्रपोजल में कोई जान नहीं है।
मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट में बैठे लोग या हमारी हुकूमत में बैठे हुए लोग इस तरह के प्रपोजल को तकवीत दे सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज कोई प्रैक्टिकल नहीं है। आप 28वीं तरमीम ले आए या 30वीं तरमीम ले आए, आप पाकिस्तान में मजीद सूबे बनाकर अपने लिए मसाइल पैदा नहीं कर सकते। ना आपके पास इतने रिसोर्सेस है, ना आपके पास इतनी फंक्शनल लाइन्स है जिसको आप सामने रखते हुए पाकिस्तान की मजीद तकसीम कर सके। तो मैं समझता हूँ जिस किसी ने भी ये प्रपोजल दिया है वो बिल्कुल एक फैब्रिकेशन है, वो इस चीज रियलिटी से बहुत कट है, वो उन्हें प्रैक्टिकल और आवाम की नफ्सियात का पता ही नहीं है। तो आप इस किस्म के मफरूजों पर अपना वक्त जाया करने के ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ दिस प्रपोजल इज नॉट अ प्रैक्टिकल प्रपोजल, इट नीड्स मोर कंसिडरेशन। और जब आप कंसिडरेशन करेंगे तो यू विल कम टू नो कि हमारे पास जो ग्राउंड रियलिटीज हैं और जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है पाकिस्तान की और सूबों की और उनके मुतालिक जज्बात है लोगों के अंदर, मैं समझता हूँ उसे हम नहीं छेड़ें तो बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए इस सेंचुरी का सबसे बड़ा चैलेंज सामने जबरदस्त, रियली अप्रिशिएट, वो बेहतरीन। एक आखिरी मेरा आपसे सवाल है, मैं चाहूँगा कैटेगरी इसका आप जवाब दें। 27वीं अमेंडमेंट से लेके 26वीं अमेंडमेंट, ये दोनों अमेंडमेंट हुई, दोनों पे वकला को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जजेस के इख्तियारात पर आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सुओ मोटो भी चला गया, फिर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी के आप चेयरमैन, आपने असेंबली में खड़े होकर कहा था कि अब ये सुओ मोटो नहीं चलेगा, अब ये बदमाशी नहीं चलेगी, इस तरह का लबो लहजा आया। तो फिर आपको लगता है कि ये जो वकला तहरीक है, जो जस्टिस साहिबान के इस्तीफ़े हैं, ये कुछ असरअंदाज होंगे? क्योंकि दूसरी जानिब आईनी अदालत का क़याम हो चुका है, वहाँ पे भी हलफ हो गए। लेकिन देखें ना, जब भी आप किसी भी उसूल की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं, या कोई भी सियासी तहरीक चलाते हैं, तो उसका यह मतलब नहीं होता कि आप 100% कामयाब होंगे। पर जिस भी सोसाइटी में आप जब पूरे का पूरा जहां अंधेरा मौजूद होता है, आप हक की बात करते हैं, तो आप उधर उजाला फैलाने की बात करते हैं। तो हमेशा सच के साथ खड़े रहने वाले लोग, सच की बात करने वाले लोग तन्हा होते हैं, कम होते हैं। हम ये समझते हैं कि बिलाशक जुडिशरी की पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत सारी खामियां होगी, बहुत सारी गलतियां होगी, लेकिन हमारे मुल्क में कौन सा ऐसा इदारा है जिसने कानून के मुताबिक काम किया है? क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या हमेशा दस्तूर के मुताबिक अपना रोल अदा करती रही है? क्या पाकिस्तान की हुकूमतें अपने बुनियादी फराइज अदा करती रही हैं? हर किसी इदारे ने पाकिस्तान जब से बनाए आज तक अपने आईनी रोल से तजावुज किया है। तो फिर आप जुडिशरी को क्यों इस चीज का निशाना बना रहे हैं, इस तरह इस तफरीक का, इस महकूमियत का निशाना बना रहे हैं? पाकिस्तान में जो अगरचे कोई चेक्स एंड बैलेंसेस का पूरी दुनिया में कोई इदारा होता है तो वो जुडिशरी होती है, जिसका बुनियादी रोल जुडिशियल रिव्यू करना होता है। आपने जुडिशियल रिव्यू का पावर लेकर सुप्रीम कोर्ट को एक बिल्कुल ही एक पावरलेस इंस्टीट्यूशन बना दिया है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दी गई है, जिसका कोई मैंडेट वाजे नहीं है, जिसके जजेस की आप कॉन्डक्ट उठाकर देख सकते हैं। आप इस तरह की सिचुएशन में जो भी हुकूमत वक्त है आज तो फायदा ले सकती है, लेकिन साजिद भाई याद रखिएगा वक्त बदलने में देर नहीं लगती। जब ये इस तरफ खड़े होंगे, जब तारीख लिखी जाएगी तो इनको स्याह लफ्जों में लिखा जाएगा। फिर ये इंसाफ के लिए भीख मांग रहे होंगे, इन्हें इंसाफ कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि जजेस में इतनी इस्तिदाई नहीं होगी कि वो किसी को इंसाफ दे सकें। वो अपनी नौकरी बचाने के सिवा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत तजिया देते हैं आप, बहुत शुक्रिया आपका। खान अब्दुल गफ्फार खान, माहिर कानून, अपना मौक़िफ़ दे रहे थे, तजिया दे रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट आप डिस्कशन कर गए, रियली अप्रिशिएट। और एक वक्फा लेते हैं सर, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा।
खुशामदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और लास्ट सेगमेंट में हम आ चुके हैं। बैरिस्टर मुश्तबा से हम पूछ लेते हैं। बैरिस्टर मुश्तबा आसिफ समसम साहब, खेल से लगाव रहा? खेल से बिल्कुल साजिद भाई लगा हुआ है। कौन सा खेल ज़्यादा पसंद है? पता है आपको, पाकिस्तान में तो क्रिकेट का एक रुझान है। तो फिर फेवरेट क्रिकेटर भी बता दें। फेवरेट क्रिकेटर की अगर आप बात करें तो मौजूदा वक्त में बाबर आजम। अच्छा हाँ, मैं समझता हूँ स्टार है अच्छा। पाकिस्तान का एक। और प्रीवियस में काफ़ी रहे। देखें, हर टाइम में एक प्लेयर होता है, प्लेयर की एक लाइफ होती है बचपन ना। का कौन आइडियल था? बचपन में आप देखें, जैसे हम शाहिद अफरीदी को हाँ। खेलता हुआ देखते हुए बड़ा हुए। ठीक है। तो एक होता था कि जब शाहिद भाई जब आते थे क्रीज पे, हमने तो टीवी नहीं छोड़ना, तो बैठे एक रहना है। उम्मीदें जाग जाती थी। हाँ, कि अब चाहे जीतना है। कितना भी टारगेट हो, कितनी भी बॉल्स पीछे रहती हो, एक क्योंकि बच्चे थे, एक जुनून था क्रिकेट। वैसे ही एक हमें जुनून की हद तक शौक है सब पूरे अवाम में। हाँ। आपको पता है, जब हाँ। भी कोई मैच होता है पाकिस्तान का, स्पेशली जब हमारे हरीफ भारत के साथ हुआ करता था, तो अच्छा, ये आपका जुनून देखकर ना मैं टॉपिक सेट कर, ये जो अफगानी हैं ये यार हमारे क्रिकेटर से भी लड़ते हैं है ना? ये देखिए, तो शायकीन इनके बड़े खतरनाक नहीं होते जा रहे। ये अफगा- स्पोर्ट्स स्पिरिट कहाँ चला गया फिर? अफगानियों के अफगानिस्तान के हवाले से बस एक ही थोड़ा सा अफसोस भी होता है, मायूसी भी होता है कि पाकिस्तान के जो एहसानात थे ये भूल गए साजिद भाई है ना? एक अगर शॉर्ट में अब मैं बात करूं अफगानिस्तान का, चाहे खेल हो, चाहे जंग हो, चाहे सिफारती मामला सिखाया ही हो, हमने, सब बताया ही हमने। पाकिस्तान के एहसानात, पाकिस्तान ने जो एक भाइयों की तरह उनको रखा, वेलकम किया उनको, मतलब अब अफगान मुहाजिरीन की तादाद आपको पता है ना 40 लाख सर। कितनी थी पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान ने उसी तरह वेलकम किया जिस तरह आप और मैं हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो अफगानियों के हवाले से मैं यही कहूँगा कि ये एहसान भूल गए पाकिस्तान एहसान का। भूल गए पाकिस्तान का, बिल्कुल ऐसा ही है। और इतनी इस तरह की नफरत में आ गए कि उस नफरत को ये खेल में भी ले आए, हाँ, तिजारत में भी ले आए, सिफारती मामलात में भी ले आए, बॉर्डर पे भी ले आए। बताएं यार, और बहुत खूबसूरत बात की मुस्तफा भाई। अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ। मुझे ये बताएं कि कोई खातून टीवी एक्ट्रेसेस पसंदीदा? देखें, एक्ट्रेस जो होती हैं, माहिरा खान हो गई, कोई ऐसी कि यार शी इज बेहतरीन। नहीं देखें, मैं ये Beautiful. जो एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेस होती हैं, बेसिकली आर्टिस्ट होते हैं। और आर्ट साजिद भाई एक है कला, बिल्कुल ऐसी है। तो आर्टिस्टों की तो मैं वैसे ही बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। अरे जबरदस्त, बेहतरीन। तो जो भी एक अच्छी एक्टिंग करती हैं, अच्छा प्रेजेंट करती हैं, तो अच्छा एक लगता है कि पाकिस्तान, स्पेशली पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो। फेवरेट आपका आलिम दीन? अच्छा, फेवरेट आलिम दीन के बारे में साजिद भाई मैं यही कहूँगा कि मेरे पीर भी हैं, मेरे मुर्शद भी हैं, मेरे बड़े भी हैं, जामियत रशीद के सरपरस्त आला भी हैं, हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, माशाल्लाह। तो उनसे काफ़ी लगाव भी है मेरा। और शख्सियत ही ऐसी हैं, शख्सियत ही माशाल्लाह। ऐसी है, मोहब्बत का एक ताल्लुक़ है, एक एहतराम का रिश्ता है। मेरे बड़े भी हैं, मेरे पीर भी हैं, मेरे मुर्शद भी हैं, मेरे हजरत भी हैं, और उनके जो शख्सियत है, उनकी जो किरदार हैं, मैं समझता हूँ किसी इंट्रोडक्शन के या किसी तारीफ़ के वो नहीं है, मोहताज नहीं है। पूरा पाकिस्तान जानता है उनकी खिदमात को, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के जो सिफारती मामलात रहे, जब जब पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी तो एक बहुत एक सीसा पिलाई दीवार की तरह आप खड़े रहे, बिल्कुल ऐसा ही है। एक अपने वतन को ओन जैसे एक माँ कैसे एक बच्चे को ओन करती है, क्या वर्ड आपने सिलेक्ट किया, तो जबरदस्त। पाकिस्तान को इस तरह वो ओन करते हैं, और बेशुमार उनकी खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए, हमारे दीन के लिए। और माशाल्लाह जो उनका इदारा है जामियत रशीद, अगर मैं दावत भी दूंगा और भी लोगों को, हमारे मीडिया नुमाइंदगान को, मीडिया एंकर्स को, या जो भी हैं, जो भी आपके इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कि मौका दें एक बार और वहाँ पे चल के देखें। क्योंकि बात मैं करूँ, हाँ, तो चल के देखें, आ जाए, चल के देखें कि माशाल्लाह वहाँ पे जो कितने आए दिन वहाँ पे कुरान पढ़े जाते हैं, माशाल्लाह कितने बच्चे वहाँ से तालीम हासिल करते हैं, सिर्फ दीन की नहीं, दुनिया की तालीम। जामियत रशीद के पास आउट आज पाकिस्तान आर्मी में कमीशन हासिल किया है, जबरदस्त। कोई पाकिस्तान नेवी में है, कोई पाक बहरिया में है, कोई पाक फ़ौज में है। तो मैं समझता हूँ मेरे आइडियल हैं, और बहुत मुल्क से मोहब्बत करते हैं, दीन से मोहब्बत करते हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का एक, साजिद भाई अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान का वो असासा है। असासा है। आगे बढ़ जाते हैं। आप चूँकि मेमन कम्युनिटी के नौजवान हैं, आपका ताल्लुक़ है आपकी कम्युनिटी से, आपकी कम्युनिटी में कोई आपकी फेवरेट शख्सियत?
अच्छा देखें, मेरी जो मेमन कम्युनिटी है बिल्कुल, उसमें अगर मैं फेवरेट शख्सियत की बात करूं तो वो मेरे वालिद मोहतरम हैं। अरे माशाल्लाह, ज़बरदस्त रोल मॉडल हैं आपके। बिल्कुल, मैं उनको अपना रोल मॉडल समझता हूं और उनकी जो तर्ज ज़िंदगी है, जेंटलमैन आदमी है आसिफ समसम साहब। बिल्कुल उनसे मतलब वैसे तो बहुत सी चीज़ें सीखी क्योंकि वालिद साहब हैं और ज़ाहिर है ताल्लुक़ बाप बेटे का एक रिश्ता होता है, लेकिन ईमानदारी, दियानतदारी और एक स्टेबिलिटी लगाओ, तो मैं समझता हूँ कि उनका भी एक सफ़र रहा। उनने ज़िंदगी का आगाज़ जब किया, काम का आगाज़ किया, तो काफ़ी मुश्किल वक्त भी देखा, लेकिन वो एक ही चीज़ कहते थे कि मेहनत मैंने कभी नहीं छोड़ी। ज़बरदस्त। तो कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए मैं समझता हूँ मेहनत और लगाव बहुत ज़रूरी है, और मैं उनसे वही सीखता हूँ और रोज़ सीखता हूँ। और मैं समझता हूँ कि मेमन कम्युनिटी में अगर कोई मेरा रोल मॉडल आइडल है तो मेरे वालिद आसिफ समसम साहब। क्या कमाल हो गया आसिफ समसम साहब, क्रेडिट गोज़ टू यू, रियली अप्रिशिएट। और बिल्कुल आप न सिर्फ मुश्तबा बल्कि मुझ समेत बहुत सारे लोगों की आप फेवरेट पर्सनालिटी हैं। और जब आप फेवरेट बन जाते हैं तो फिर इसका मतलब ये कि आपकी शख्सियत में वो इंस्पिरेशन है कि लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपकी ऑनेस्टी को, लोग आपकी मुखलिसी को लाइक करते हैं। आप एक अच्छे मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, तो वी लव्स यू सर। आप भी खुश रहें। और हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। एक मैं मैसेज लूँगा, मुश्तबा एक मैसेज कह देंगे, नौजवान बड़े मायूस हैं। मैं साजिद भाई नौजवानों को यही मैसेज दूंगा कि आप फ्यूचर हैं इस शहर का, इस शहर की तकदीर का, इस मुल्क का फ्यूचर है, इस मुल्क की तकदीर का फ्यूचर है। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह लगे रहें, हिम्मत ना हारें, आपका वक्त है, इसी तरह लगन के साथ काम करते रहें। और थोड़ी सी जो लगन का जो पार्ट है, जो मेहनत जो आप करते हैं, थोड़ा सा अपने इस शहर के लिए, अपने लोगों के लिए भी मुख्तस करें। ज़बरदस्त। तो मैं समझता हूँ कि ये जब काफ़िला बढ़ेगा, काफ़िला बनेगा, और काफ़िले की सूरत में जब ये एक पैगाम जाएगा, तो इंशाल्लाह ये हमारा शहर है साजिद भाई, जो टूटा फूटा हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आप देखेंगे इंशाल्लाह दुनिया की तरक्की याफ्ता शहरों में एक शहर होगा। ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत बात किया। साहब आपसे मैसेज लूँगा मैं, क्या मैसेज देंगे? सच भाई, मैं कल भी शायद मैंने मौसम चेंज हो चुका है। हाँ, तो कल भी हो सकता है वो प्रोग्राम ना देखा हो किसी ने। कल सैटरडे, आज हम संडे में बैठे, तो मैं बीइंग ए पाकिस्तानी में तमाम, इसलिए कि सर्द मौसम का आगाज़ हो चुका है पूरे पाकिस्तान में। और ज़रा आपको पता है गरीब तबका भी बहुत है, कुछ फुटपाथों पे भी सोते हैं, कुछ अपने घरों में भी पर्दे में रहते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। तो मेरे तमाम जो साहिब हैसियत जो मेरे पाकिस्तानी है, मेरी उनसे ये गुजारिश है कि बहुत सख्त मौसम होता है, और पहाड़ी इलाकों में तो ख़ास तौर पे, तो वो गरीब और मुतवस्सित तबका जो कमज़ोर है, जो अपने लिए कोई गर्म चीज़ें नहीं परचेज़ कर सकता, नहीं खरीद सकता था, अपने जिस्म को हवाओं से, सर्द हवाओं से, बर्फबारी से नहीं बचाते, तो उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ एहतमाम करें। आपका मैसेज बहुत शुक्रिया आपका असलम साहब, और आप मुश्तबा आपका, हमारी टीम का, देखने वालों का, सबका शुक्रिया। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी आपकी और हमारी नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए साजिद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। दरख्तों में परिंदे गुनगुनाते हैं, नरम ठंडी और पूरा सुकून हवा का झोंका, चाय का एक कप, इतनी छोटी मुस्कुराहट छुपाने के लिए।